गैस्ट्रोएंटेराइटिस पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि सिंपल भाषा में अगर हम इसको लें गैस्ट्रोएंटेराइटिस लेमन टर्म्स में, तो ये बेसिकली डायरिया होता है। तो ग्रेविटी ऑफ डिजीज़ अगर हम बात करें तो 6.4% एनुअल जो अंडर 5 मोर्टेलिटी होती है, जो बच्चों की मौत होती है, वो बेसिकली डायरियल इलनेसेस की वजह से होती है। तो 62,000 बच्चे एनुअली जो हैं इंडिया में हमारे यहाँ मोर्टेलिटी डायरिया की वजह से होती है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने अभी एक इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट 5 जून टू 17 जून तक ये है। इसको गवर्नमेंट ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसमें जो अल्टीमेट एम है गवर्नमेंट का, वो है ज़ीरो चाइल्डहुड डेथ ड्यू टू डायरिया जो होनी चाहिए। सो बेसिकली अब डायरिया की हम बात करते हैं तो डायरिया होता है कि जिसमें पैसेज ऑफ लूज, वाटरी और लिक्विड स्टूल बच्चे को हो, जो कि दिन में 3 मर्तबा से ज्यादा हो, मोर देन 3 टाइम्स अ डे हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी नोटिस करने वाली है कि जो रीसेंट चेंज इन कंसिस्टेंसी है, फिलहाल में बच्चे की जो स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है, जो उसकी जो करेक्टर है, उसमें जो चेंजेस आते हैं, वो डायरिया को ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी है। अगर कोई माँ बाप कहते हैं कि भाई मेरा बच्चा दिन में पॉटी 3-4 मर्तबा ही करता है, लेकिन वो शुरू से ही जो है ऐसी ही पॉटी कर रहा है, शुरू से ही उसकी पॉटी थोड़ी थोड़ी लिक्विड, थोड़ी थोड़ी सॉलिड ऐसे रहती है, वो दस्त नहीं है। डायरिया बेसिकली होता है जिसमें वो कहे कि नहीं पहले तो ठीक करता था, अभी जो है मेरा बच्चा जो है बिल्कुल लूज कर रहा है, वॉटरी कर रहा है या फिर लिक्विड टाइप ऑफ स्टूल कर रहा है, तो उसको हम डायरिया का लेबल करेंगे। डायरिया जो है बेसिकली 4 तरीके का होता है अगर हम बात करें, जिसमें कि पहली चीज आ गई एक्यूट वाटरी डायरिया। वो मेनली रोटा वायरस की वजह से या विब्रियो कॉलरे की वजह से होता है। दूसरी बात आती है एक्यूट ब्लडी डायरिया। एक्यूट ब्लडी डायरिया को हम दूसरे लेमन टर्म्स में डिसेंट्री भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दस्तों के साथ खून आता है, तो जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा, जो हमारी आंतों की जो लाइनिंग होती है, वो डैमेज होने के चांसेस, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस, कपोषण होने के चांसेस, ये सारे उसमें बढ़ जाते हैं। तीसरी तरह का डायरिया होता है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया, जहां डायरिया शुरू तो हुआ लेकिन 14 दिन से लंबे समय तक रहा, उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट डायरिया। ये बेसिकली उन बच्चों में होता है जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट में होते हैं, जैसे कि जो बच्चे एचआईवी या एड्स से पीड़ित होते हैं, माल न्यूट्रिशन से होते हैं, तो उनमें होता है। तीसरा आता है डायरिया विथ माल न्यूट्रिशन, जिसमें कि जो बच्चे माल नरिश कुपोषण की बीमारी के होते हैं, उनमें डायरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जो बच्चे को डायरिया हो जाता है उनमें, तो उनमें कुपोषण और ज्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे बच्चों में जो है इन्फेक्शन के साथ साथ हार्ट फेलियर के भी चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। जो शिगेला, जो डिसेंट्री की बात करी हमने, उसमें शिगेला एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि ये डिसेंट्री कराती है। बेसिकली ये देखा जाए तो एक तरह का आंतों का इन्फेक्शन ही है, और इस इन्फेक्शन की कुछ या तो वायरल कॉजेज हो सकती हैं, जैसे कि मैंने एक रोटा वायरस का नाम लिया, कुछ बैक्टीरियल कॉजेज हो सकती है जिसमें कि इकोलाई, विब्रियो कॉलरे, ये सब चीजें आती हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें कि एंटमीबा हिस्टोलाइटिका और जियार्डिया हो सकता है। बेसिकली जो बात करें हम, तो डायरिया जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है डायरिया की, वो है 6 माह से 2 साल तक की उम्र। ये इसलिए है क्योंकि 6 महीने तक जो बच्चा होता है उसमें मैटरनल एंटीबॉडीज, यानी कि मदर से जो उसकी इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है बेबी में, वो काफी हद तक बेबी को सिक्योर्ड रखती है। लेकिन 6 महीने पे वो जो मदर की जो इम्यूनिटी है वो वीन ऑफ करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, और बच्चे की अपनी ही इम्यूनिटी जो है उसका डिफेंस सिस्टम होता है। और 6 महीने पे टर्म है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो 6 महीने पे हम स्टार्ट करते हैं उसकी ऊपर से खान पान, दूध के अलावा ऊपर से खान पान। अगर वो बच्चे की इम्यूनिटी वीक है और जो हम उसको खाने पीने की चीजें दे रहे हैं वो कंटामिनेटेड है, उनमें कुछ इन्फेक्शन है, हाइजेनिक तरीके से नहीं बनाई गई हैं, तो वो सारी चीजें जो है उसको इन्फेक्शन करने के कॉज में आती है। बात करें अगर 6 महीने से कम के बच्चों की, तो 6 महीने से कम में अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी भी होगी, उसको ट्रांसफर हो रही होगी, क्योंकि वो मदर से जो बेबी में इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है वो वाया ब्रेस्ट फीड ही ट्रांसफर होती है। अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है या कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है, वो टॉप फीडिंग पे है, जिसमें कि काउ मिल्क, बफेलो मिल्क और एनी पाउडर मिल्क हो सकता है, तो उसकी इम्यूनिटी जाहिर सी बात है कि वीक होगी और उसमें डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसमें एक विशियस साइकिल फिर होती है। विशियस साइकिल से हम कहते हैं कि जो डायरिया हो रहा है, डायरिया की वजह से
माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की बीमारी जो है वो बढ़ जाती है। कुपोषण की बीमारी की वजह से बच्चे में इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और ये इन्फेक्शन फिर डायरिया करता है। तो ये एक विशियस साइकिल ऐसे चलती रहती है। दूसरी चीज आती है इम्प्रॉपर हाइजीन, जहाँ पे हमारे पास सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं, इम्प्रॉपर हाइजीन है, जो फूड जो हम कुक कर रहे हैं वो ढंग से कुक्ड नहीं है, ढंग से वॉश नहीं है, तो वो जो चीजें हैं वो सब डायरिया को कॉज करेंगी। तीसरी चीज आती है जो हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं है, खाना बनाने का तरीका है या जो सब्जियां धोने का तरीका है, या जहां से हम सब्जियां ला रहे हैं वहां पे हाइजीन प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से जो है फीको ओरल ट्रांसमिशन जो है होते हैं इन्फेक्शंस के, और उसकी वजह से डायरिया प्रेसिपिटेट होने के चांसेस होते हैं। यूजली जो है अगर हम एक्यूट डायरिया की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन लेता है डायरिया ठीक होने में। उसके जो लक्षण जो बेसिकली होते हैं डायरिया के, क्योंकि डायरिया में हो क्या रहा है, डायरिया में हो रहा है कि आपके लिक्विड, लूज और वाटरी, तीनों ही प्रकार में क्या हो रहा है कि पानी ज्यादा जा, अगर बॉडी से पानी ज्यादा निकलेगा तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो डायरिया के बेसिकली जो सिम्टम्स, इसके अलावा लूज लिक्विड वाटरी स्टूल के अलावा जो सिम्टम्स आते हैं वो डिहाइड्रेशन पे डिपेंड करते हैं। अब ये डिहाइड्रेशन 3 तरह के होते हैं, जिसमें नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो नो डिहाइड्रेशन में बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा पानी पी रहा होगा, बच्चा यूरिन पास कर रहा होगा। जो सम डिहाइड्रेशन है उसमें बच्चा इरिटेबल होगा, वो थर्स्टी होगा, उसको पानी लेके जाओगे तो बहुत ज्यादा पानी पीने की कोशिश करेगा एक बार में। उसकी जो ओरल म्यूकोजा होगी वो ड्राई होगी, यहाँ अंदर की जो म्यूकोजा है वो ड्राई होगी। बात करें सीवियर डिहाइड्रेशन की, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा लेथार्जिक हो जाएगा, हो सकता है अनकॉन्शियस हो जाए, वो पानी नहीं पिएगा, उसकी पल्स वीक हो जाएगी, उसकी ओरल म्यूकोजा और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, उसकी आंखें धंस जाएंगी अंदर, जिसको हम सनकन आइज कहते हैं। और ये भी मदर फादर कह सकते हैं कि उसने काफी समय से यूरिन नहीं पास किया, तो उसका डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी हो जाए। तो ये सारे नो, सम और सीवियर के हिसाब से लक्षण हो सकते हैं डायरिया के। बेसिकली अगर नो डिहाइड्रेशन है या सम डिहाइड्रेशन है बच्चे को, तो इसका जो सबसे अच्छा इलाज और सबसे इम्पोर्टेंट इलाज है एकमात्र, वो है ओआरएस। जो WHO ओआरएस आता है वो 21 ग्राम का एक पैकेट आता है अप्रोक्सीमेटली मार्केट में। वो एक पैकेट टू बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में घोलना है। वो पानी आप पहले बॉईल कर लें, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, और फिर उस पूरी 1 लीटर की बोतल में पूरा एक पैकेट डिजॉल्व करें, और फिर बच्चे को ओआरएस पिलाएं। यूजली एक जो जनरल जो सेइंग है कि हर 10 के बाद 10 ml पर केजी से ओआरएस आपको पिलाना है। अगर जैसे बच्चे का वजन 5 किलो का है और उसको एक दस्त हुआ, तो उसके बाद एटलीस्ट 50 ml ओआरएस उसको जाना चाहिए, क्योंकि इतना उसको एक दस्त में लॉस हो जाता है। और एक वॉमिटस के बाद उसको एटलीस्ट 5 ml पर केजी, अगर 5 किलो का बच्चा है तो 5 5 25 ml ओआरएस उसको रिप्लेस हो जाना चाहिए, जिससे कि वो डिहाइड्रेशन में ना लैंड करे। अगर ओआरएस घर पे अवेलेबल नहीं है, वैसे तो ओआरएस बहुत फ्रीली और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बाई चांस अगर आप घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, रात है, ओआरएस किसी तरह अवेलेबल नहीं है, तो जो होम मेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच सॉल्ट और 6 चम्मच शुगर आप डिजोल्व कर दें और वो बच्चे को पिला दें, तो काफी हद तक ओआरएस की तरह ही एक्ट करता है। इसके अलावा घर में आप राइस वाटर, चावल का पानी है, दाल का पानी है, कोकोनट वाटर है, सूप्स हैं, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। इनमें आप जब भी दें, इसमें आप 1 चम्मच आप सॉल्ट अगर मिला दें तो वो ओआरएस की तरह काम कर सकता है, और ये हम दे सकते हैं। जो चीजें नहीं देने की है घर पे, उनमें से चाय हो गई, कॉफी हो गई, स्वीट स्वीट ड्रिंक्स हो गई, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गए या जूसेस हो गए, ये सब चीजें बच्चों को नहीं देनी चाहिए। इनसे जो है डायरिया और बढ़ जाता है। ये तो होगी नो और सम डिहाइड्रेशन की बात। अगर बच्चा सीवियर डिहाइड्रेशन में है, जहां पे लेथार्जिक है, पानी नहीं पी रहा है, बिल्कुल आंखें धस गई हैं, ओरल म्यूकोजा ड्राई है उसकी, फिर हमें वहां पे बच्चे को आईवी फ्लूइड, जैसे कि ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ जाती है, उसमें बच्चे को भर्ती कराने की जरूरत हमें पड़ सकती है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ओआरएस के अलावा, वो एक ट्रीटमेंट है जिंक का। जिंक सप्लीमेंटेशन हमें बच्चों को करना है। स्टडीज है फाउंड, उन्होंने पता लगाया है कि जिंक सप्लीमेंटेशन से बच्चे की डायरिया की ड्यूरेशन भी कम हो जाती है, और नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी उसको रिड्यूस हो जाते हैं।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रोएंटेराइटिस का हो सकता है वो सीवियर डिहाइड्रेशन ही हो सकता है। सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा, आंखें अंदर की ओर धंस जाएंगी, उसकी पल्स बिल्कुल थ्रेडी या फीबल हो जाएगी, बीपी हो सकता है अनरिकॉर्डेबल हो जाए उसका, यूरिन वो नहीं पास करेगा, बहुत तेज तेज सांस लेना लगेगा वो। तो ये पूरी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अगर इस स्टेज पे इंटरवीन नहीं किया जाए तो ये आगे चल के मोर्टलिटी के लिए कॉज हो सकती है। सो सीवियर डिहाइड्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। में एक तो हमें सैनिटेशन का बहुत ध्यान रखना है कि मॉनसून में क्या होता है कि जगह जगह वाटर क्लॉगिंग हो जाती है, और जो लोग सब्जियां बेच रहे होते हैं रोड साइड वगैरह बैठ के, वो ज्यादा हाइजीनिक कंडीशन में नहीं होती हैं वो सब्जियां। वो जो पानी है वो सारा गंदा पानी होता है, उसी से कभी कभी सब्जियां सोख हो जाती हैं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हम जहाँ से सब्जी खरीदे वो हाइजीनिक कंडीशन में हो, वो जगह जहाँ से हम सब्जियां खरीद रहे हैं। दूसरी बात, जो सैनिटेशन जो हमने बात करी, जो घर में जो सैनिटेशन की बातें हैं जिसमें कि हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल हैंड वॉशिंग एक ऐसी चीज है जिससे कि आप बहुत सारी, एक सिंपल सी चीज है और बहुत हम डायरिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमेशा खाना बनाने से पहले, खाने से पहले, बच्चे को खिलाने से पहले, बच्चे को सफाई करने के बाद, वॉशरूम यूज करने के बाद, बच्चे के डायपर्स आप चेंज करते हैं उसके बाद हैंड वॉशिंग बहुत जरूरी है, जिससे कहीं से भी फीको ओरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन ना हो। इसके अलावा बच्चों को हम वैक्सीन आती हैं, रोटा वायरस वैक्सीन, जो रोटा वायरस डायरिया होता है उसके अगेंस्ट में रोटा वायरस वैक्सीन आती है, जो कि गवर्नमेंट के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है। 6, 10 एंड 14 वीक्स ऑफ एज पे ये बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। ओरल होती है, जैसे कि पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाई जाती हैं, इसकी 5 ड्रॉप पिलाई जाती हैं। इजी टू एडमिनिस्टर है और ये काफी हद तक रोटा वायरस डायरिया को प्रिवेंट करने में सक्षम है। इसमें 2 बातें हैं। जो दूध आप बाहर से लेके आ रहे हो, उसके कंटामिनेशन का कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो कंटामिनेटेड मिल्क हो, उसमें उस दूध में किस तरह पानी मिलाया जा रहा है, कौन सा पानी मिलाया जा रहा है। तो हाँ, बाहर का दूध बंद करना एक तरह को ठीक है, वाजिब चीज है कि हाँ आप बाहर का दूध बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वो एक कॉज हो डायरिया की। तो हमें जब भी डायरिया हो रहा है, हमें वो सारी चीजें कट ऑफ कर देनी है बच्चे से, जो जो इम्प्रॉपर हाइजीन या फिर ढंग से नहीं बन के आ रही हैं। दूसरी बात रही ब्रेस्ट फीडिंग की, तो ब्रेस्ट फीडिंग में कोई कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है। तो कोई भी बच्चा जो ब्रेस्ट फीडिंग पे, आप ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे की कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से कोई हार्म नहीं है बच्चे को। और जितनी भी आप नॉर्मल डाइट दे रहे हैं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो है खाना बंद कर देते हैं कि भाई नीचे से स्टूल हो रहे हैं, आप ऊपर से खाना बच्चे को कम खिलाओ तो नीचे से दस्त बंद हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है। अगर आप बच्चे का खाना पीना भी बंद कर देंगे तो उसके डिहाइड्रेशन में लैंड होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल उसको एक बैलेंस डाइट जैसा आप दे रहे हो वो देनी है। आपको पानी उसको नॉर्मल जो पिला रहे हो वो पिलाना है। उसके अलावा जो उसको दस्त हो रहे हैं उसका रिप्लेनिश भी करना है, जिससे बच्चा डिहाइड्रेशन में ना लैंड करे। प्लस आपको ब्रेस्ट फीडिंग, अगर आपका बच्चा लेता है तो ब्रेस्ट फीडिंग आपको कंटिन्यू करनी है। हाँ, बाहर का दूध अगर आप बच्चे को पिलाते हो, वैसे तो लेस देन 6 मंथ में आपको नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप फिर भी लेस देन 6 मंथ या मोर देन 6 मंथ में अगर बाहर का दूध लेके आ रहे हैं, तो उसको आप थोड़े टाइम बिंग के लिए अवॉइड करें जब तक दस्त होना है बच्चे को, तो ज्यादा बेटर है।